डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बिग डिबेट में आज बात करेंगे देश के चुनाव के आखिरी चरण की। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज की वोटिंग बची हुई है, जिसको लेकर सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। चुनाव के दौरान क्या क्या मुद्दे रहे, कैसा रहा चुनावी रण, आज इस पर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे को लेकर चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देखिए एक ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव अब फाइनल और अंतिम दौर में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग है। इस फेज में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर परीक्षा होनी है। लोकसभा चुनाव के 7वें अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव है। बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार के 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, ओडिशा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124, चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 7वें चरण की जिन 57 सीटों पर 1 जून को चुनाव है, 2019 में उन्हीं सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों में संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, तो अपना दल 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 1, बीजेडी 2, जेएमएम 1 सीट और टीएमसी 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को 9 सीटें ही मिली और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखिए, अब 7वें चरण का चुनाव होना है। काफी दिलचस्प ये चरण माना जा रहा है और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ राम पांडे जी जुड़े हुए हैं। राम जी, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और 6वें चरण का चुनाव हो चुका है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 300 पार वो पहुंच चुकी है। अब 57 सीटों पर वोटिंग होना बाकी है। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्विक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी मैं। जी, 400 पार तो उनके कई सांसद बोल चुके हैं कि हमें संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है और संविधान पर हमले तो रोज हो ही रहे हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन होता था उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते थे, उनको हटा दिया गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हम देख चुके हैं। एक ही सीट पर करीब एक ही मतदान केंद्र पर 8-8 वोट डाले जा रहे हैं। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो कहना चाहिए कि बिल्कुल निचले स्तर तक चली गई है और ये हमारा मैनिफेस्टो इस चुनाव का मुख्य मुद्दा रहा। चाहे कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो की बात की हो या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की है, तो पूरा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो के इर्द गिर्द होता रहा। जैसे हमने कहा कि जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको हम 1 लाख रुपए साल देंगे, जो बेरोजगार युवा हैं ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,500 रुपए महीना दिया जाएगा, किसानों को एमएसपी दी जाएगी, कर्ज माफी की जाएगी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी कुछ हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला। और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें पता नहीं क्या भैंस चोरी हो जाएगी, मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, जमीन चोरी हो जाएगी, बिजली काट दी जाएगी, टोटी चोरी हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या उसमें से निकाल रहा है। यहाँ तक कि मुजरा जैसे शब्द भी बीजेपी के लोग लेकर आ गए। तो जो चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी तो 300 क्या वो तो 3000 सीटें हो सकती है। उनका तो कहना कुछ भी है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो काला धन लेके आएंगे, 15 लाख जमा सबके खाते में आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जनता को निर्णय लेना है, जनता ने जिसको वोट दिया है वही जीतेगा। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सेम क्वेश्चन प्रेम जी आपसे रहेगा कि 6वें चरण तक चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी कह रही है कि हम 300 पार हो चुके हैं। अब 7वें चरण पे वोटिंग होना है और 7वां चरण काफी अहम
और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी सीट पर चुनाव होना है, वाराणसी के लिए भी ये चुनाव होना है, और ऐसे में पीएम ने भी हमने देखा था कि कड़ी मेहनत की थी। चुनाव पूरे दिग्गज नेता जो थे उनके लिए पूरी ताकत झोंकते हुए भी नजर आए। तो अब आपका जो 400 पार का दावा है, क्या वो ये कायम रहेगा? एक क्विक रिएक्शन आपका भी लेना चाहूंगी। नीतीशी कार्य किए, योजनाओं का क्रियान्वयन करा, और जो हमने कहा था नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, उसको साक्षर रूप में जनता के मध्य में प्रेषित करने का कार्य अगर हमने कहा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम जो है 400 पार करेंगे। जितने भी प्रदेश है जहां पर अपेक्षित सीटों का अगर आकलन हमने करा है तो निश्चित रूप से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण, षष्ठ चरण और सप्तम चरण, इन सभी चरणों में हमने जो आशान्वित कार्य करा था, और आशान्वित जो वोट भारतीय जनता पार्टी को हमको फीडबैक मिल रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो धरातल पर उतरकर कार्य करते हैं, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो हमने फर्स्ट डे कहा था कि 400 पार, निश्चित रूप से हम उस ओर अग्रसर है। 350 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में ऐतिहासिक मतों के साथ करी, और एनडीए घोषणाएं करिए। हमने जो करा है, महंगाई को लेकर बात करेंगे, हमने कहा था कि महंगाई नहीं बढ़ने देंगे। 2003 में कांग्रेस तो ये बोलकर आई थी ना कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, और उसके बाद में उल्टा रेट से बढ़ा दिए गए। आप देखिए 2003 से 2014 तक 200% का इजाफा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है पर कैपिटा इनकम को डबल करने का कार्य करा, और फ्लक्चुएशंस जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ करती तो फ्लक्चुएशंस आते हैं, बट आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर 4 से 6%। वही आज महंगाई दर रुकी हुई है। मैं दावा करता हूं, एक बार आप चेक कर लीजिए। दूसरा जिन्होंने कहा मैनिफेस्टो की बात, हम प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि अगर अब बाबा साहब भी चाहेंगे तो वो किसी का आरक्षण जो है छीन नहीं सकते, कहीं भी कोई उसमें संशय नहीं है। न संविधान बदलने की बात है, लेकिन झूठ प्रेषित कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात राहुल गांधी जी ने करी थी रैली में, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी थी। और उसके बाद अंकल सेम ने जो है वहां से उसको इनहेरिटेंस टैक्स के साथ में जो है काटने का कार्य करा। और उसके बाद में जो कांग्रेस के इंडी गठबंधन के नेता है, उनके जो उलचुल बयान है जो पिछले कई समय से देखे और सुने जा रहे हैं, निश्चित रूप से उसके बाद में जनता जो है पक्का मन बना चुकी है। और अभी जिस तरह से 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम 400 के पार होंगे, निश्चित रूप से इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ये 7वें चरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें मतदाता बहुत ही समझदार और जागरूक नजर आ रहा है जी। वो मतदाता भी है जिन्होंने अपनी नाराजगी वोट ना देकर जाहिर की है, वो मतदाता भी है जिन्होंने वोट देकर अपना हक अदा किया, अधिकार कर्तव्य का पालन किया। लेकिन जो वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है उसमें सारे राजनीतिक दलों के राजनीतिक गणित को गड़बड़ा दिया। और देखना यह रहेगा कि अगला चरण की कितना वोट जाता है, क्या वही ट्रेंड रहता है जो अभी तक होता हुआ आया है या कुछ बदलाव होगा। पूरे चुनाव में हम देखें तो किसी भी प्रकार का कोई इशू ना विकास को लेकर के और ना सरकार पर आक्रामक रवैये के साथ विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाया। जो भी मुद्दे रहे हैं तो आम जनता के सोचे समझे मुद्दे रहे हैं, और उसी के आधार पर आम मतदाता ने अपना वोट दिया है। दूसरी चीज, 6 चरण पूरे हो गए, इसके बाद भी मतदाता अपने मन की था अभी तक बाहर नहीं आते। इसलिए ये चुनाव में मानकर चल रहा हूं कि एक अलग ही दशा और दिशा की ओर लेकर जाने वाला सिद्ध हो। चलिए ठीक है, अलग दिशा की ओर जाने वाला है। कांग्रेस की दिशा क्या कहती है जान लेते हैं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 6वें चरण तक चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, और ऐसे में कितनी सीट का अभी तक आप दावा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी, जैसे कि मैंने वापस जिक्र करूंगी, बीजेपी 300 पार का बोल रही है कि 6वें तक हम 300 प्लस जा चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस कितनी सीट का दावा कर रही है? और 57 सीट पे तो वोटिंग होना बाकी रह गई है अभी। नहीं तो बीजेपी से स्टाम्प पेपर पर लिख के लेना चाहिए ना कि 300-400 से ज्यादा नहीं आएंगी जी। तो वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे जी।
अब ये बीजेपी का काम है झूठ बोलना। अभी उनके प्रवक्ता क्या बोले, 100 दिन में ये कर देंगे। कांग्रेस ने कहा अरे 100 दिन का डायलॉग नरेंद्र मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है। 100 दिन में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, और 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 में तो हमारी सरकार ही नहीं थी। अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। आज हिमाचल में प्रियंका जी की रैली, पंजाब में राहुल गांधी जी की रैली, उड़ीसा में खड़गे जी की रैली, तेजस्वी यादव जी की रैली चल रही है, अखिलेश यादव जी की चल रही है, केजरीवाल जी की चल रही है, ममता बनर्जी की चल रही है, उद्धव ठाकरे की जी की चल रही है, स्टालिन की चल रही है। सबकी पूरे देश का कोना कोना कवर कर दिया है। और लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है तो उनका तो ये धर्म है झूठ बोलना, लेकिन औरों को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए कि विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश के बारे में ही कहा था कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, फिर कहने लगे कांग्रेस के पास प्रत्याशी है। अब बताइए ये नकुलनाथ जी के अच्छे प्रत्याशी नहीं है, दिव्या सिंह जी अच्छे प्रत्याशी नहीं है, कांतिलाल भूरिया जी अच्छे प्रत्याशी नहीं है, प्रवीण पाठक, सतपाल सिकरवार, ओंकार मरकाम, महेश परमार, कितने अच्छे अच्छे हमने प्रत्याशी दिए। और क्या कहा राजनीतिक विश्लेषकों ने कि कांग्रेस के पास तो ना प्रत्याशी है ना चुनाव लड़ने वाले हैं। अब जब हमारे वो पूर्व मुख्यमंत्रियों को ही प्रत्याशी नहीं मान रहे हैं तो क्या किया जाए। तो केवल विश्लेषकों का, बीजेपी का काम है केवल झूठ बोलना और कांग्रेस के ऊपर बात डाल देना। और हम देख रहे हैं पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चुनाव लड़ा है कि प्रधानमंत्री जिसका एक दुनिया में भारत की जिनके नाम से पहचान होती है, वो मुजरा जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। भैंस चोरी हो जाएगी, कभी उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी ऐसे चीजों पर बात नहीं की। चंदे का धंधा इन्होंने किया, मतलब गाय भैंस काटने वाली कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। ईडी की जिन पर छापे पड़े उन कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। तो चंदा का जो इतना इन्होंने गंदा काम किया वो उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कहीं कोई बात नहीं की। अब फिर कल परसों कहीं नौटंकी करने जा रहे हैं, कहीं बैठने के लिए जा रहे हैं और 24 घंटे मीडिया में चलेगी। सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन होगा, संविधान के अनुसार धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। और ये कह रहे हैं संविधान नहीं बदलेंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगना ही संविधान का अपमान करना है। डेली संविधान का अपमान किया जा रहा है। और संविधान बदलने को क्या कहते हैं, किसी को भी जेल में डाल दो। चुनाव चल रहा है, दो मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए आपने बिना किसी कारण के। 1 रुपए की बरामदगी उनके साथ हुई नहीं है। और जिन पर आप 72,000 करोड़ रुपए के आरोप लगाते थे उनको आपने डिप्टी सीएम बना रखा है। वो असम को मुख्यमंत्री बना रखा है, असम में, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बना रखा है। मतलब सारे भ्रष्टाचारियों को आपने बड़े बड़े पदों पर बिठा रखा है। दुनिया के सबसे बड़े बलात्कारी के साथ में बैठकर आप प्रज्वल रेवन्ना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते हैं, और जिस दिन उसका प्रचार खत्म होता है उसको देश से भगा दिया जाता है। अब बताइए प्रधानमंत्री जी एक 3000 वीडियो जिस सांसद की जनता के सामने आती है, 400-500 महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप इसको मजबूती जो इसको जिताओगे तो मैं जीतूंगा। अब ब्रजभूषण सिंह जी का बेटे को टिकट दे दिया, उसके बेटे ने भी 3 बच्चों पर गाड़ियां चढ़ा दी और 2 मार दिए गए, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। सागर में एक दलित के परिवार की हत्याएं कर दी गई है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, दबाव पड़ता है तब एफआईआर लिखी जाती है। तो जनता पूरे देश में ये सब भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी की नौटंकियों का जबरदस्त विरोध है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का जबरदस्त विरोध है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता सफेद झूठ बोल देते हैं। यदि उसमें गहराई से जाएंगे तो उसमें कहीं कोई बात निकल कर नहीं आएगी। अब इससे बड़ी शर्म की बात तो क्या होगी कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था, उन पर जब फिल्म बनी तो लोगों ने उनको जानना शुरू किया। इससे बड़ी शर्म क्या होगी कि पूरी दुनिया में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं और दुनिया के बड़े से बड़े समाज सेवक, राष्ट्रपति, नेता सब उनका सम्मान करते हैं, पूरा भारत उनका सम्मान करता है। और प्रधानमंत्री जी हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। आरक्षण, संविधान को हटाने का मतलब है आप बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। तो ये सब जनता देख रही है, और इस जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और सबक सिखाएगी। और एनडीए से इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा आएगी। और आप देखिए इंडिया को इंडी बोलते हैं ये लोग, कितने शर्म की बात है कि हमारे देश भारत का और इंडिया का ये नाम बिगाड़ते हैं।
मतलब देश के नाम को लेने में इनको शर्म आती है, इंडिया शब्द बोलने में इनको शर्म आती है। इससे गिरी हुई हरकत ये लोग क्या करेंगे? जो लोग अपने देश को प्यार नहीं कर सकते, जो अपने इंडिया को प्यार नहीं कर सकते, जो भारत को प्यार नहीं कर सकते, जो इंडिया का नाम ठीक से नहीं ले सकते, ऐसे लोगों को तो देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, कांग्रेस का आरोप। देखिए, जितने ध्यान से, जितने शांति से मैंने एक आवाज ठीक करा दीजिए कृपया, आवाज बार बार वापस साउंड आ रहा है। अब क्लियर हुआ? आप हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूं, पर मेरी साउंड मुझे वापस आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो टेक्निकल इशू आ रहा है उसको देखें। लेकिन अभी आप सुन पा रहे हैं? अब आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आपका वापस शुरू करूंगी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव प्रेम जी, आपका वापस शुरू करूंगी। गौरव जी के पास जाना चाहूंगी मैं। जी 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 जी, बोलिए। ठीक है, मैं बोल देता हूं कुछ समय मुझे। ठीक है ठीक है, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि 2003 में चुनाव नहीं हुए थे, तो हमने कहा 2003 में आप ये कह के आए थे कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, और उसके बाद में आपके स्टेटमेंट 2004 में आने के पश्चात, मतलब 2004 से 2014 के मध्य कांग्रेस ने शासन नहीं करा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की ऑथेंटिक लाइन है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जो है विश्लेषक कह रहे थे कि कैंडिडेट नहीं, आप बताइए ना, उस समय दम ठोक के दिग्विजय सिंह साहब, जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, ऐसा कौन नेता था जिसने खड़े होकर कहा कि मैं फलानी सीट से चुनाव लड़कर जीत कर आऊंगा? एक भी वीडियो, एक भी पेपर कटिंग हो तो मुझे बता दीजिए कि सिर्फ अपनी फेलियर का ठिकरा जो है कभी भारतीय जनता पार्टी पर ठोकना है, कभी फेलियर का ठिकरा जो है विश्लेषकों पर ठोकना है। दूसरा, इन्होंने कहा लड़ने की बात, राहुल गांधी जी स्वयं अमेठी से भाग गए। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगी कि जहां पारिवारिक सीट छोड़कर आपके शीर्ष नेता भाग रहे हैं। आपने कहा गाय काटने वाली पार्टी, भाई साहब केस लग जाएगा आप पर, क्योंकि भारत में किसी भी तरह का गाय पर भी, गाय का मांस जो है निर्यात करने पर आप पर अगर इस तरह के आप बयान देंगे तो निश्चित रूप से केस दर्ज हो सकता है, इसलिए अगली बार से सोच समझ के बोले। दूसरी बात है, आपने कहा कि कैंडिडेट्स जो बयान दे रहे हैं, हमीदुर रहमान साहब क्या बयान दे रहे हैं, उस पर कभी इंडी गठबंधन ने गौर नहीं करा। हाँ, इंडी गठबंधन I.N.D.I.A. को क्या कहेंगे? फिर आप एनडीए को नडा कह दीजिए ना। I.N.D.I.A. को क्या कहेंगे? अगर इंग्लिश स्पेसिफिकली आती है तो मुझे इसका बता दीजिए, नहीं तो देश में जितने भी डॉट्स वाली संस्थाएं हैं मैं सबका नाम आपको बता देता हूं। दूसरा, हमीदुर रहमान साहब, इमरान मसूद साहब, उसके बाद में मारिया आलम वोट जिहाद को लेकर जो बात कर रही थी, मणिशंकर अय्यर, आपके नेता कह रहे फवाद चौधरी जी वहां से मवाद भेज रहे हैं, और आपके नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। आपके नेता वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात कर रहे हैं, आपके ओवरसीज अध्यक्ष वहां पर इनहेरिटेंट टैक्स की बात कर रहे हैं। तो जनता को बरगलाने का कार्य कौन कर रहा है? आप राधिका खेड़ा जी, जो आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है छत्तीसगढ़ से, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करती है, आप उसको झूठा घोषित कर देते हो। दिल्ली में स्वाति मालीवाल जी अपना पीड़ा व्यक्त करती है, आप उसको झूठा घोषित कर देते हो। संदेश खली में महिलाओं के साथ घटना होती है, आप चुप मौन साध लेते। मतलब सिलेक्टिव चुप्पी और सिलेक्टिव जवाब। आप बताइए, बेलगामी की घटना को लेकर कांग्रेस के कितने शीर्ष नेतृत्व ने जो स्टेटमेंट्स दिए, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतृत्व है, जितने प्रदेशों में नेतृत्व, एक भी घटना बता दीजिए जिस पर संज्ञान के साथ कार्रवाई ना हुई हो। दूसरा, हमने जो कार्य कर रहे हैं, 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन, कंजप्शन जो है लगभग 41 लाख लोगों तक कंजप्शन रेट्स बढ़ाना, 4 करोड़ आवासों का निर्माण, 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण, 13 करोड़ घरों में जल। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इससे ज्यादा आज हमारी अर्थव्यवस्था सरलता के साथ में बढ़ रही है। चाइना स्टेबल बना हुआ है, स्टैंडर्ड से पुअर्स, मोडीज, सभी रेट्स में आज भारत सबसे आगे है। 12 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन का पर डे हो रहा है। हमने कहा विकास को सारगर्भित करते हुए राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए, परचेसिंग पावर पैराडाइज हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, हम 2014 से पहले कहां थे? 2004 से 2014 में महंगाई 2 डिजिट में बढ़ी है। 2014 से लेकर 2024 तक महंगाई कभी भी
6% से ज्यादा हुई हो तो बता दीजिए। आरबीआई ने 4 से 6% का दायरा रखा है। मैं दावे और चुनौती के साथ में कहता हूं, अगर आप खुदरा बात करेंगे तो पेट्रोल की कीमत 2003 में और 2014 में आकलन कर लीजिए 200 गुना बढ़ी है, लेकिन उसके बाद में पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और मात्र 60%। क्योंकि जब भी फ्लक्चुएशंस आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन अगर 4 से 6% के अंदर है, इसका मतलब महंगाई पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आंसर ले लेते हैं। ठीक है प्रेम जी, राम पांडे जी से आंसर ले लेते हैं कि राम पांडे जी, कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस में एकता की कमी नजर आ रही है। देखिए, उनकी आवाज मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दी जी। ठीक है, वो अपनी एकता देखें कि जयंत सिन्हा क्या कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कर रहे हैं, और जो कश्मीर और 4 प्रदेशों के राज्यपाल रह चुके हैं और कह रहे हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं कि पुलवामा हमला भी इन्हें न कर पाया था। तो ये अपनी पार्टी का सोचें कि इनके लोग क्या कर रहे हैं, हमारी चिंता ना करें कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। हमारे लोग तो दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़े, नकुलनाथ जी भी चुनाव लड़े, जीतू पटवारी जी कल सागर गए थे जहां दलित परिवार के लोगों की हत्याएं कर दी गई थी, और मोहन यादव जी 6 महीने से वहां गए नहीं। 9 महीने में उनके कई परिवार के, दलित परिवार के कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी भी सागर गए थे पहले, अब मोहन यादव जी को मजबूरी में वहां जाना पड़ा। अरुण यादव जी ने ही आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई 3 लाख किसानों को मुआवजा दिया जाए। उमंग सिंघार जी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो हमारे नेता तो सारे एक्टिव हैं, बस ये है कि कुछ लोगों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, अंधे हो गए हैं, वो हमारे नेता उनको नहीं दिखाई देते हैं। केवल विश्व गुरु एक ही नेता है जो आजकल अंध भक्तों को दिखाई देता है। तो ये बड़े चिंता की विषय है कि आज हमारे देश में सबको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, नेताओं को नहीं। प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता कोई भी हो, बस ठीक है। तो बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिटी की चिंता ना करेंगे, अपनी यूनिटी की चिंता करें कि योगी रहेंगे मुख्यमंत्री या नहीं रहेंगे। शिवराज की तरह उनको हटा दिया जाएगा, वसुंधरा की तरह उनको हटा दिया जाएगा या रहेंगे, और 75 साल के बाद मोदी जी रिटायर होंगे या बने रहेंगे, क्योंकि 75 साल के बाद इनके यहाँ रिटायर हो जाते हैं और ये सबके सब चुपचाप पड़े हुए, पूरा देश चुपचाप है। जब 75 साल में मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, सरदार सिंह, बिल्कुल सबको रिटायर कर दिया गया। राम पांडे जी आंसर ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता जी। प्रेम जी बोलिए। देखिए, यूनिटी की बात करते हैं जी, मुझे बताइए ना, ये जब यहाँ उत्तर प्रदेश से भागे वायनाड में जाके इनके लेफ्ट के दल बोल रहे हैं एनी राजा को जिताएंगे और जो है कांग्रेस में राहुल गांधी जी को हराएंगे। ये इनकी यूनिटी है वहां पर, कि वहां पर लेफ्ट इनको हराने का प्रयास कर रही, लेकिन दूसरे राज्यों में जो है जिताने की बात करती है। आम आदमी पार्टी के लिए जो है चन्नी जी के लिए पंजाब में क्या बातें हो रही है, वहां पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी हरा रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हरा रही है, लेकिन दिल्ली में जो है एक होने का कार्य कर रहे हैं। बंगाल में ममता जी को अधीर रंजन चौधरी जी बार बार ललकार रहे हैं, लेकिन वही जब बंगाल से बाहर आते हैं तो दीदी का सपोर्ट करते हैं। बंगाल में जो है दीदी इनको 38 सीटें नहीं देती है, लेकिन मजबूरियां जो है सपोर्ट करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के साइकिल पर निकलते हैं, 3 यात्राओं तक जो है सम्मिलित नहीं होते, लेकिन मजबूरी में जो है सम्मिलित होना पड़ता है। ठीक है, तो ये गठबंधन नहीं है, ये ठग बंधन है। चलिए ठीक है, बिल्कुल इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। मध्य प्रदेश में बताइए ना, एक नाम बताइए जिन्हें चुनाव के पूर्व में घोषणा करके कहा हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल गौरव जी का रुख करना चाहूंगी मैं, चाहता हूँ बिल्कुल गौरव जी रुख करना चाहूंगी आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जनता ने अभी 6 चरण तक वोट दिया है, 6 फेज हो चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर आखिर वोट दिया होगा? नहीं, देखिए इस पूरे चुनाव में अगर साइलेंट वेव के तौर पर देखें तो महंगाई भी थी जी, उसके बाद गरीबी थी, बेरोजगारी थी, राम मंदिर भी था, कश्मीर की स्थिति भी थी और डेवलपमेंट भी था। ऐसा नहीं कि ये मुद्दे नहीं थे, लेकिन आम आदमी इन मुद्दों के साथ उस तरीके से नहीं जुड़ पाया जैसे राजनीतिक दलों को चुनाव में जोड़ना चाहिए था। अगर हम सरकार की सफलताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस सफलता को स्थापित करवाने में असफल रह गए। ठीक है। अगर हम सरकार की असफलताओं की बात करें तो विपक्ष
उन असफलताओं को उकेरने में असफल हो गया। ठीक है। जनता ने जो भी वोट दिया है अपने मन से, और जो उसकी पीड़ा रही या जो उसकी खुशी रही उसके आधार पर वोट दिया है। तो इसलिए ये आकलन कर पाना कि जनता किस पर्टिकुलर मुद्दे के साथ गई। कई जगह पर बहुत अच्छे कैंडिडेट थे लेकिन वो पार्टी से नाराज रहे तो वो वोट नहीं दिया। कई जगह खराब कैंडिडेट को भी पार्टी के नेतृत्व के कारण वोट नहीं दिया। तो ये, लेकिन वो जनता भी उस बात को बाहर नहीं कह पा रही, जी, बता नहीं रही कि कहां हमने वोट दिया और आगे कहां वोट देंगे। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लोकसभा चुनाव अब वो फाइनल और अंतिम दौर में है। कहीं ना कहीं फाइटिंग जो है वो कड़ी होने वाली है। आखिरी चरण 1 जून को होगा, 7वें चरण का मतदान होना है 1 जून को, 57 सीटों पर होना है। अब देखना ये होगा कितना दिलचस्प होता है। कांग्रेस पार्टी अपना वादा करते हुए नजर आ रही, वहीं बीजेपी भी अपना दावा करते हुए नजर आ रही। अभी इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।